हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी अगली वीडियो। आज पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 2 साइंस कक्षा 10 अम्ल और क्षार पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था लास्ट, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 अम्ल और क्षार। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अम्ल और क्षार। ठीक है, एक मिनट बेटा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल और क्षार। एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उसके बाद एक एक चीजें सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो सबसे पहले सारी चीजें देखेंगे हम। चलो 2 मिनट देना बेटा। हाँ चलो, क्या नाम है चैप्टर का? अम्ल और क्षार और लवण। ठीक है, चलो देखना बेटा। सबसे पहले देखना, सबसे पहले ये अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? यह स्वाद में क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट अम्ल का। दूसरा और क्या बता सकते हैं? अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल क्या करते हैं? जो लाल लिटमस होता है ना, लाल नीला लिटमस जो होता है, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट इसका और याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या आयन देते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन? अम्ल देते हैं। ये 3 पॉइंट हमको याद रखने हैं किसके बारे में? अम्ल के लिए। अम्ल क्या होते हैं? तो स्वाद में क्या होते हैं? ये खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। ये हुआ अम्ल के बारे में। कुछ उदाहरण देखें तो अपन क्या हो जाएंगे? एक HCl हो गया, ठीक है, एक हो गया H2SO4। ये कुछ अम्ल के एसिड के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही हम समझेंगे क्षारक। क्षारक क्या होता है? तो ये होते हैं स्वाद में कड़वे। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। जैसे वो नीले को लाल में बदल देते हैं, वैसे ये लाल को किसमें बदल देते हैं? नीले में। लाल से जब नीले में बदले वो क्या हो जाएगा? क्षारक। और तीसरा, जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। तो ये कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। समझ में आया? ये इनका अंतर है बेसिक, जो हमको ध्यान रखना है। आराम से देख लो, समझ में आया यहां तक? अम्ल के बारे में क्या देखेंगे हम? कि अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। स्वाद में ये कड़वे होते हैं। कौन? क्षारक। और लाल से नीले में बदल दे तो क्षारक होते हैं। और जलीय विलयन में क्या आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। आराम से देख लो, यहां तक समझ में आया है बच्चों? समझ में आया है? और उसके उदाहरण अपन ने क्या पढ़ लिया? HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? क्या होता है? अम्ल। और H2SO4 भी क्या होता है? अम्ल। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम। आगे भी हमने अम्ल और क्षारक के बारे में देख लिया, आगे देखेंगे हम। चलो देखना बेटा, चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। चलो देखना बेटा, क्या कह रहा है ये अब? सूचक, संसूचक या सूचक। सूचक क्या होता है? ठीक है, तो वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारकीय व्यवहार करते हैं, उन्हें सूचक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन करके अम्ल या क्षारक का पता लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन और गंध में परिवर्तन करके अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। चलो, ये तो 4 भी होते हैं लेकिन 3 बनना। मुख्य रूप से क्या होता है? 3 प्रकार। प्राकृतिक सूचक या प्राकृतिक संसूचक। ठीक है, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों के प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। मतलब कि ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी,
ये किसके उदाहरण है? सभी प्राकृतिक सूचक के, जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। देखना लिटमस जो होता है, देखना उसके अंदर अब समझा रहा हूं, देखना कि लिटमस जो होता है विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस में क्या होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ये जो होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है, और कहां से निकाला जाता है? कौन सा समूह? थैलाफाइटा समूह। और कौन सा पौधा? तो लाइकेन पौधे से क्या करा जाता है? निकाला जाता है। ये एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना। कौन सा समूह? तो थैलाफाइटा समूह। कौन सा पौधा? लाइकेन पौधा। याद रखना, लाइकेन पौधे से क्या निकाला जाता है? लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। चलो, लिटमस विलियन जब न तो अम्ल होता है और न ही क्षार की होता है, तब इसका रंग क्या होता है? बैंगनी। जब न अम्ल हो न क्षार, तो लिटमस का रंग क्या होगा? बैंगनी रंग होगा। ठीक है, चलो अब लिटमस पत्र दो रंगों का होता है। अभी हमने पढ़ा भी कि जब नीले से लाल में बदले तो अम्ल, और लाल से नीले में बदले तो क्षार। ठीक है, चलो दो रंग थे इसके, नीला और लाल। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल में बदल देता है, और क्षार लाल को नीले में बदल देता है। यह भी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हल्दी का। ये हुआ पहला एग्जांपल। दूसरा हल्दी। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, यह पीले रंग की होती है, जो सभी को पता है। कई बार आपने देखा होगा, जब किसी सफेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है, जब इसे साबुन जो सारी प्रकृति का होता है से धोते हैं, तो यह उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। क्या करता है? भूरा लाल कर देता है। याद करने के लिए क्या बताया कि हम मान लो कि हमने एक शर्ट पहना है, व्हाइट कलर का शर्ट पहना है, उसके ऊपर क्या कह रहा है कि मान लो तुमने खाना खाते खाते सब्जी गिर गई आपके ऊपर। सब्जी गिरने पर जब हम उसे साबुन से साफ करते हैं, साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। साबुन क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का। साबुन से हम उसको जब धोते हैं शर्ट को, तो क्या हो जाता है? पूरा साफ नहीं होता, कैसा हो जाता है? भूरा लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? भूरा लाल कलर का हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अम्ल के साथ जब हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अम्ल के साथ परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षारक के साथ इसका रंग क्या हो जाता है? लाल और भूरा हो जाता है। क्योंकि क्षारक कौन सा? अपन ने जैसे साबुन जैसे यूज में लिया, वैसे वो क्या हो गया? भूरे लाल कलर का शर्ट हमारा हो गया। तो उससे समझ में क्या आता है कि क्षारक के साथ जब क्रिया करेगा क्या बनाएगा? भूरा और लाल रंग बनाएगा। लेकिन अम्ल के साथ हल्दी का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलो इस तरह के दो उदाहरण हमने इसमें पढ़ लिए। लिटमस पढ़ लिया और दूसरा हल्दी पढ़ लिया। ये दोनों क्या है? प्राकृतिक सूचक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। लिटमस, हल्दी, चाइना रॉस, लाल गोभी। ठीक है, चलो आगे देखना बेटा। आगे दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम। मुख्य तो तीन प्रकार के हैं, चौथा प्रकार इसमें यहां पढ़ा दिया मैंने। मुख्य तो तीन प्रकार के है ना, तुम्हारी किताब वगैरह में तीन ही लिखे होंगे। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। चलो देखना बेटा, दूसरा क्या नाम है सूचक का? तो संश्लेषित सूचक। क्या नाम है? संश्लेषित सूचक। ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, जो हमें रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए हुए गए हैं। ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो हमने रासायनिक पदार्थों के द्वारा उन्हें बनाया है, उसे क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक कहा जाता है। जैसे मैथिल ऑरेंज, दोनों याद रखने नाम। फिनोल्फथैलीन, क्या बोलते हैं इसको? फिनोल्फथैलीन। और मैथिल ऑरेंज, दोनों नाम याद रखने। ये कौन से है? संश्लेषित सूचक के उदाहरण है। डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर में आ सकता है क्या कि कोई भी दो संश्लेषित सूचक के उदाहरण बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। ठीक है, इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए होता है। वो तो हमको पता ही है कि सूचक का काम ही क्या होता है? अम्ल और क्षारक का जांच करना, चेक करना। ठीक है, इस तरीके से संश्लेषित सूचक होता है। समाप्त क्या नाम रखना है? मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। ये क्या है? संश्लेषित सूचक। अगला तीसरा प्रकार गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों का हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे वेनिला, प्याज, लौंग आदि। क्या कह रहा है कि ऐसे सूचक, ऐसे पदार्थ जो अपने गंध में परिवर्तन करके, गंध में बदबू वगैरह है, क्या है गंध जो आती है, उसके आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि अम्ल है या क्षार, तो उसको क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे वेनिला,
प्याज का तेल और लौंग का तेल। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है? गंधीय सूचक के उदाहरण है। ठीक है, आगे सार्वत्रिक सूचक क्या है? सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? ये इसका एक प्रकार नहीं है, मुख्यतः 3 प्रकार है। ठीक है, चलो। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। जब अनेक सूचक मिल जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक सूचक। लिटमस, मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन आदि ऐसे सूचकों के उपयोग से जब किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षार की प्रकृति का पता लगाया जाता है तो उसे, परंतु क्या लिखा हुआ है पूरा देखना। चलो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, देख लेना। ठीक है, देखना बताता हूं इसमें क्या अलग है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्रकृति से जो प्राप्त हो प्राकृतिक सूचक, जो हमें रासायनिक पदार्थों द्वारा इसका निर्माण होता है उसे संश्लेषित सूचक। ऐसे सूचक जिसमें गंध के परिवर्तन के आधार पर अम्ल या क्षार की का पता लगाया जाता है उसके कहा जाता है गंधीय सूचक। सार्वत्रिक सूचक जब अनेक सूचकों के मिश्रण हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक सूचक। इस सूचक के अंदर लिटमस, मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन आदि सूचकों के उपयोग से केवल हम अम्ल और क्षार की का पता नहीं लगाते, परंतु इसके साथ प्रबलता का भी पता लगता है। किसमें? प्रबलता का भी पता लगाया जा सकता है। किसके अंदर? सार्वत्रिक सूचक के अंदर। इसमें केवल यह पता नहीं चलता है कि अम्ल है या क्षार, लेकिन साथ में क्या पता चलता है? प्रबलता का भी पता लगाया जाता है कि उच्च प्रबल है या निम्न। ठीक है, इस तरीके से 4 सूचक होते हैं हमारे ये समाप्त। आगे देखना बेटा, चलो 4 सूचक हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, चलो देखना बेटा, एक एक करके हम समझेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, देखना। ठीक है, बेसिक हमने पढ़ लिया अम्ल क्या है, क्षार क्या है, सूचक क्या है, सूचक के सभी प्रकार। आगे देखना अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुणधर्म, मतलब रासायनिक में क्या क्या उनकी अभिक्रियाएं होती है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम क्या कि जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया हो तो क्या होता है। चलो देखना, जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। देखना कि जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। मतलब जब भी अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी किसका निर्माण होगा? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, चलो अम्ल प्लस धातु क्या बनाया? अम्ल की जब धातु के साथ क्रिया होगी क्या बनाएगा? एक लवण और एक हाइड्रोजन गैस देता है। ये समझ में आया? याद रखना। एक एग्जांपल समझेंगे, देखना कि जैसे जिंक के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्या है? एक धातु है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब इन दोनों की क्रिया क्या होती है? अभिक्रिया होती है, क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है। देखो जिंक मतलब Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, क्या होता है? HCl। ठीक है, और जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोजन मतलब H2। ठीक है, हमको अभिक्रिया याद रखनी है क्या कि 2HCl प्लस जिंक क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब जब भी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी क्या क्या बनेगा? एक बनेगा लवण जैसे ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस देता है। समझ में आया? समझ में आया? चलो देखना एक और देख लेते हैं कि जब सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। जब जिंक के साथ होगा तो जिंक क्लोराइड, और जब सोडियम के साथ होगा तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है? एक तरीके की धातु है जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? Na। ठीक है, HCl और सोडियम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम का Na मिला के क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दोनों उदाहरण हमको याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? याद क्या रखना है कि जब भी अम्ल और धातु मिलेंगे क्या बनाएंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? चलो आगे देखेंगे। कुछ और उदाहरण देखने हो तो ये देख लेना ना कि धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट बनता है। क्या कह रहा है
कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का हो तो क्या कह रहा है वो, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, उदाहरण दे रखे, देख लेना। ठीक है, चलो और क्या दे रखा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जब जिंक के साथ हो तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हमने क्या पढ़ा, अम्ल और धातु की अभिक्रिया। चलो एक छोटा सा प्रयोग है, प्रयोग ये देख लेते हैं हम। एक प्रयोग दे रखा है ये, इसमें बता रहा है हाइड्रोजन गैस की जांच बता रही है। क्या बता रहा है, जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते, क्या कह रहे हैं, तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया की इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो ये पॉप ध्वनि का निर्माण करती है। पॉप ध्वनि ये बताती है कि उत्पन्न गैस क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या बता रहे देखना, ये जैसे एक प्रयोग दे रखा है, ये जो प्रयोग दे रखा है इसके अंदर क्या है कि यहां जब हम इस जो गैस है यहां पर अगर जब जलती हुई मोमबत्ती इसके पास ले जाते हैं तो कैसी ध्वनि आती है, पॉप ध्वनि की निर्माण होती है। तो उससे क्या पता चलता है, गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, समझ में आया तक? चलो केवल इतना सा याद रखना, बाकी कुछ याद रखना कि जब भी हम जलती हुई मोमबत्ती पास में ले जाएंगे गैस के पास, तो पॉप ध्वनि जब निकलेगी तो उसका किसका पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस का पता चलता है। ठीक है, इतना सा याद रखना है इसमें। ठीक है, प्रयोग के अंदर। चलो अगला हम पढ़ेंगे इसमें, चलो अगला देखेंगे हम क्या, कि जब अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु, इसको नीचे डाल देते हैं। चलो कि जब अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होगा। हमने पढ़ लिया अम्ल और धातु, अब पढ़ेंगे क्या, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखना इसके अंदर पढ़ेंगे, देखो पहले पढ़ रहे कि चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा कि लवण और हाइड्रोजन गैस, और इसमें क्या कह रहा है कि चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप कौन कौन से है, चूना पत्थर, चौक और संगमरमर। ये कह रहा है कि सभी धातु कार्बोनेट जो भी है वो क्या करते हैं, जब भी अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएंगे, एक तो लवण तो बनाएंगे, लेकिन इसमें गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्रदान करेंगे, मतलब H2O देंगे। ठीक है, चलो अभिक्रिया का हम देख लेते हैं एक बार। देखना कि मान लो धातु कार्बोनेट है, किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, अम्ल के साथ, तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा। समझ में आया कि जब धातु कार्बोनेट और अम्ल मिलेंगे क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। समझ में आया? समझाने के लिए ध्यान रखना, ऐसे याद रखना कि इसे एमसीक्यू भी आ सकता है, एक नंबर में पूछ सकते हैं कि जब भी धातु और धातु कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या क्या चीजों का निर्माण होता है, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, देखना इनके प्रतीक चिन्ह भी देखेंगे हम। ठीक है, चलो एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है, वो क्या कर रहा है, अम्ल के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है, धातु कार्बोनेट, क्या है, धातु कार्बोनेट। ठीक है, देखना जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब ये क्या बन गया, लवण बन गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। क्या कह रहे हैं सर, थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार आपको समझा दो। ये समझा दिया, देखो कि जब कैल्शियम क्लोराइड क्या है, धातु कार्बोनेट, क्या है, धातु कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल हो गया। जब दोनों की अभिक्रिया होती क्या बनाएगा, लवण, लवण मतलब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल मतलब H2O। थोड़ा और देखो इसको, ये हो गया क्या, कैल्शियम क्लोराइड, क्या हो गया, CaCO3, क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ गलत लिख दिया ना यहाँ पे, हाँ दोनों में ये लिख दिया इसीलिए, चलो ये गलत, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यहाँ पे कार्बोनेट देख लेना, गलत लिख दिया। चलो बेटा एक मिनट, कार्बोनेट सही कर देना कि जब कैल्शियम, धातु कार्बोनेट है ना, अपने यहाँ क्लोराइड बोल दिया, वहां पे भी क्लोराइड बोल दिया, दोनों सेम सेम हो गए ना। चलो देखना सही कर देना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 धातु कार्बोनेट है, इसलिए उसका उदाहरण क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे, लवण बनाएंगे CaCl2 प्लस CO2 गैस प्लस
जल देंगे क्या, H2O। आराम से देख लो, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल देता है। समझ में आया, यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है, आगे देखेंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका, ताकि तुमको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो देखना। एक उदाहरण देखते क्या, कि नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। देखो नाइट्रिक अम्ल NHO3, NHO3 नाइट्रिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। ये अभिक्रिया जब करते क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल देता है। तो सोडियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला हो गया, NaNO3, NaNO3। ठीक है, मतलब नाइट्रिक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया? ठीक है, चलो कोई चीज अब लिखी हुई है ना, रिवाइज करने के लिए लिखा हुआ वापस, कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। और कैल्शियम कार्बोनेट है तो, और सल्फ्यूरिक अम्ल तो कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल। ठीक है, समझ में आया? ये हमने क्या पढ़ा, धातु की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगला पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलो देखना। क्या कह रहा है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको और दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट। क्या है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएंगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मतलब ये भी उसी का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो उदाहरण से हम समझेंगे, देखना। चलो देखना बेटा, ये यहीं पे उसका दो उदाहरण, एक उदाहरण दे रखा है, याद रखना है ना। चलो क्या कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट नहीं है, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या आ जाएगा, NaHCO3, ये H आ जाएगा ना, याद रखना, बाई है या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या आ जाएगा, H, कि NaHCO3 अम्ल HCl क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl बनाएगा, प्लस CO2 प्लस H2O। जो निर्माण होता है वो तो समान होता है, केवल अभिक्रिया अलग हो रही है। अम्ल जब कार्बोनेट के साथ जाए तब भी वही बनाएगा, और अम्ल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो जाए जब भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनाएगा। ठीक है, केवल याद क्या रखना है, यहां पर हमको चेंज करना है। ठीक है, बाइकार्बोनेट है तो। चलो ठीक है, आराम से देख लो बेटा। ठीक है, चलो अगला पढ़ेंगे हम। ये हमने क्या पढ़ा, अम्ल के बारे में। हमने पढ़े कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है। पहला क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, अम्ल की दो अभिक्रिया पढ़ी। पहला इसमें पढ़ा क्या, एक तो क्या, अम्ल और धातु की अभिक्रिया होने पर क्या चीजें बनती है। ठीक है, और दूसरा धातु और धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चलो अगला देखेंगे हम क्या, अब हम देखेंगे क्षारक के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, चलो देखना कि जब धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, यह भी याद रखना पड़ेगा कि क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब क्या कह रहा है, क्षारक भी जब धातु से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, देखना कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक तरीके का क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH। क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब मिलकर क्या करेंगे, जिंक के साथ, धातु है उसके साथ अभिक्रिया करी, क्या बनाया, सोडियम जिंकेट। क्या बनाया, सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, Na2ZNO, Na2ZNO2। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनाए। ठीक है, देख लो आराम से, याद हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट। क्या फॉर्मूला है, Na2ZNO2, ZNO2। ठीक है, चलो कोई लिखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, और देखना एक उदाहरण कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब एल्यूमिनियम के साथ होगा क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। देखो वही NaOH
इस बार जिंक की जगह क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, प्लस जल H2O क्या बनाया, 2NaAlO2, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। ये धीरे धीरे तुमको रासायनिक सूत्र याद हो जाएंगे, याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। सोडियम एल्यूमिनेट क्या फॉर्मूला है, NaAlO2, Na सोडियम, एल्यूमिनियम Al, और एल्यूमिनेट है तो AlO2, एल्यूमिनेट का क्या है AlO2, ठीक है। चलो, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये दोनों उदाहरण हमको याद रखने, किसका है, जब क्षारक और धातु की अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलो, इस तरीके से हमने इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़े, आगे देखना उदासीनीकरण अभिक्रिया, सबसे अच्छा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, याद रखना क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहता है ये, कि अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होती है और लवण और जल का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। कि ऐसी अभिक्रिया जब अम्ल और क्षारक के आपस में अभिक्रिया हो और लवण और जल का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो, उदासीनीकरण का सामान्य सूत्र क्या लिखा हुआ है, कि क्षारक और अम्ल दोनों की अभिक्रिया होगी, क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, ठीक है। चलो देखेंगे, हम एक इसका उदाहरण देखेंगे, देखना। चलो देखना बेटा, ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। देखना कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक हो गया क्षारक, एक हो गया अम्ल, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों की अभिक्रिया क्या बनाएगा, लवण। लवण मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। याद रखना फॉर्मूला, NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा, NaCl और H2O, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। कोई लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लवण, मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनाएंगे, ठीक है। एक उदाहरण और देखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक अम्ल, इस बार नाइट्रिक ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3, क्या है, HNO3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। वो उधर नाइट्रेट था, वो अलग था, है ना, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये नाइट्रिक है। क्या बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़ा था हमने, NaNO3, और जल का निर्माण मतलब H2O, ठीक है, समझ में आया। चल आगे देख लेंगे, एक और देर का उदाहरण आप देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसका हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। याद क्या रखना है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर एक पढ़ा हमने क्या, ये आता है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बनाएगा, NaSO4 प्लस H2O, ठीक है। याद रखने पड़ेंगे, तीनों एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, 1, 2 और 3 दे रखे, किसके, उदासीनीकरण अभिक्रिया के। जब अम्ल और क्षारक मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे, ठीक है। ये अभिक्रिया तुमको धीरे धीरे याद हो जाएगी, पर तुमको याद करने के लिए बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये चीजें दिमाग में रहेगी, ठीक है। चलो आराम से यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक है क्या, धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अभिक्रिया। अभी हमने क्या पढ़ा, क्षारक का पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं, कि जब धातु ऑक्साइड होगा तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पे क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। चलो देखना, चलो देखेंगे हम, ये क्या चीज का आ गया, एक्सट्रैक्ट का हो रहा है, एक्सट्रैक्ट की तो जरूरत ही नहीं है। चलो देखना बेटा, एक बेटा केवल, चलो देखना बेटा, धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अभिक्रिया, कि सभी धातु ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह होते हैं। क्या बताया उसने, जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो जब भी ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे,
क्योंकि हम धातु ऑक्साइड का क्या कह रहे हैं, ये कैसे होते हैं, क्षारक जैसे। तो क्षारक और अम्ल जब मिलेंगे क्या बनाएंगे, लवण और जल का निर्माण करेंगे। ये उसी तरीके से कैसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे। चलो उदाहरण देखना, क्या कह रहा है ये, आयरन ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, ठीक है, क्या कह रहा है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिला के क्या बनाएंगे, आयरन सल्फेट और जल बनाएंगे। आयरन सल्फेट Fe2SO4 ठीक है, धीरे धीरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और जल बनाता है मतलब H2O। ये बैलेंस करने वाला जो तीन तीन ये सब बैलेंस किया हुआ है ना। चलो देखना, आयरन ऑक्साइड क्या है, Fe2O3 प्लस H2SO4 क्या बनाता है, Fe2SO4 ठीक है, और H2O, ठीक है। आगे देखना, फेरस ऑक्साइड क्या है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, वही दे रखा है, ठीक है, फेरस वो आयरन ऑक्साइड का दे रखा है ना एग्जांपल। चलो, और सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या बनाता है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट और जल का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखना कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर ऑक्साइड है तो CuO, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण करता है, ठीक है। इसको याद कर सकते हो, थोड़ा सा इजी है, ठीक है, कि जब CuO कॉपर ऑक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बनेगा, क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जल H2O, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम कि कैल्शियम ऑक्साइड, एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, कॉपर बोले तो CuO, कैल्शियम बोले तो CaO, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यहां था CuCl2, इसमें क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2O, है ना। दोनों में लगभग सेम है, कॉपर का Cu होता है और कैल्शियम का Ca होता है, इसलिए वो चेंज करना है, बाकी दोनों सेम है, ठीक है। चलो, ये हमने पढ़ा कि धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या, कि क्षारक और अधातु ऑक्साइड का जब अभिक्रिया होती है उन दोनों की, तो क्या होता है, ठीक है। चलो देखना, क्षारक और अधातु ऑक्साइड, ठीक है, जो अधातु होती है उनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय। अधातु होती है उनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। जो क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, यह वापस क्या है, उदासीनीकरण जैसा है। क्या कह रहा है कि जब अम्ल और धातु ऑक्साइड हो, धातु ऑक्साइड मतलब क्षारक, तो अम्ल और क्षारक लवण और जल बनाएंगे। उसी प्रकार क्षारक और अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, वो क्षारक है तो अधातु कैसे है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो वापस अम्ल और क्षार मिलेंगे, क्या बनाएंगे, लवण और जल का निर्माण करेंगे। समझ में आया। तो याद क्या रखना कि जब क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड बने तो क्या बनाएंगे, वापस लवण और जल। तो यहां भी एक तरीके क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया एक तरीके का क्या, क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल बनाया, लवण और जल का निर्माण किया। समझ में आया, देख लो आराम से, समझ में आया तक। चलो आगे देखिए, ये इस तरीके से हमने अम्ल और क्षार दोनों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में एक एक करके हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, सबसे पहले अम्ल और धातु की अभिक्रिया करने पे क्या बनेगा, अम्ल और धातु कार्बोनेट, अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट, और इसी प्रकार क्षारक के पढ़े। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या, लवण, ठीक है, ठीक है। ये जो बार बार लवण आ रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। देखना क्या कह रहा है कि लवण जो होता है वो अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। सर उत्पाद का आपने कुछ चैप्टर नंबर 1 में बताया था, क्या बताया था कि जब अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। वैसे ही जब उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया होती है तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या होता है, लवण होता है। चलो लवण के अंदर क्या है कि अम्लीय लवण, क्या कह रहा है ये, अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण हम देखेंगे कि अम्लीय लवण जो होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप
प्राप्त होता है। क्या कह रहा है ये? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब दोनों अभिक्रिया करते हैं, जब तेज वाला कोई अम्ल और कमजोर दुर्बल क्षारक दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? अम्लीय लवण का निर्माण होता है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है NH4Cl2, NH4Cl, Cl2 क्या? Cl। ठीक है, NH4 और Cl ये किसका उदाहरण है? अम्लीय लवण का। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, देख लेते हैं अपन। एक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का एक उदाहरण क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और दुर्बल क्षारक मतलब NH4OH, NH4OH मिल के क्या बनाएंगे? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण मतलब NH4Cl, NH4Cl। याद रखना है, प्रबल अम्ल का उदाहरण HCl, दुर्बल क्षारक का NH4OH, NH4OH, अम्लीय लवण NH4 और Cl। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम। ये हुआ क्या? अम्लीय लवण। सर उदासीन लवण ये देख लेते हैं। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के आपसी अभिक्रिया से प्राप्त हो, क्या कह रहा है ये? उदासीन, दोनों का लगभग सेम ही है ना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है ना। हाँ वहां गलत लिखा हुआ मैं देख रहा हूं। चलो यहां पर काट देना, है दुर्बल क्षारक नहीं है, प्रबल है ना। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की अभिक्रिया हो, पहले वाले में क्या था? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। इसमें क्या कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब दोनों आपस में अभिक्रिया करें, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो क्या बनेगा? उदासीन लवण का निर्माण होता है। प्रबल अम्ल मतलब वही HCl, प्रबल क्षारक मतलब NaOH, NaOH, उदासीन लवण मतलब NaCl प्लस H2O जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्षारकीय लवण, क्षारकीय लवण जब प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, उल्टा हो गया पहले का, कि जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक जब उल्टा हो जाए पहले का, तो क्या हो जाएगा? अम्ल की जगह क्षारकीय लवण बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, पहले का उल्टा है। एग्जांपल देखना, दुर्बल अम्ल मतलब HC2A3O2 और प्रबल क्षारक मतलब NaOH मिलकर क्या बना रहे हैं? क्षारकीय लवण जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीनों याद रखने पड़ेंगे हमको। चलो आगे देखेंगे हम अनुकरण। चलो अगला टॉपिक क्या कह रहा है ये? फिर हम पीएच पढ़ेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस और OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, चलो क्या कह रहा है कि जल में जब अम्ल और क्षारक मिलाने पर, कोई भी जल है उसके जल में अम्ल और क्षारक जब मिलाएंगे तो जो आयन की सांद्रता होती है उसमें क्या होती है? प्रति इकाई कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। जब भी जल में अम्ल या क्षारक मिलाया जाता है तो आयन की सांद्रता में कमी होने पर प्रति इकाई कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा याद रखना। ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, पीएच स्केल। ठीक है, फिर हम लास्ट में बताते हैं प्रबल अम्ल वगैरह सब चीजें बताते हैं। ठीक है, चलो देखना बेटा, प्रबल अम्ल पीएच स्केल थोड़ा डिटेलिंग पढ़ना अच्छे से जरूरी है। चलो देखना ना, पीएच स्केल ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इस चैप्टर का। देखना, पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। परिभाषा पूछ रहे तो तुम क्या लिखोगे कि जब भी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापना हो तो जिस स्केल का प्रयोग किया जाएगा उसका नाम क्या है? उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, इस स्केल में क्या होता है? 1 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है तो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। क्या होता है स्केल में? 1 से 14 तक क्या होते हैं? अंक लिखे हुए होते हैं, जो किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता दुर्बलता के साथ साथ उनके मान का भी पता लगाता है। यह एक प्रकार का क्या हो गया? सार्वत्रिक सूचक। क्योंकि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? अनेक सूचकों का मिश्रण। तो उसमें क्या क्या बता रहा है? सार्वत्रिक सूचक का उदाहरण क्या हुआ? क्योंकि अम्ल और क्षारक के साथ क्या बता रहा है? उसकी प्रबलता का बता रहा मान, कि वो उच्च प्रबल है, निम्न प्रबल है, क्या है उसका भी पता लगाता है। इसलिए क्या हो गया? एक तरीके का सार्वत्रिक सूचक का उदाहरण। मतलब तुमको आ गया कि सार्वत्रिक सूचक का एक उदाहरण बताइए तो क्या हो जाएगा? पीएच स्केल। ठीक है, चलो आगे देखना, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी
उसका पीएच उतना ही कम होगा। ये सब एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो जितना अधिक होगा उतना ही उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। एमसीक्यू पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो कितना होता है, 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्ल। 7 से कम होने पे क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से कम होने पर H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। पीएच मान कम होने पर उसका क्या हो रहा है, H प्लस आयन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अर्थात अम्ल की शक्ति बढ़ रही है। मतलब H प्लस आयन जितना बढ़ रहा होता है, क्या कर रहा है, अम्ल की शक्ति बढ़ती जा रही है। और पीएच में अगर 7 से अधिक मान है तो क्या कहलाएगा, वो क्षार कहलाएगा। और 7 से अधिक होने पर OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है। क्या होती है, OH माइनस बढ़ता है किसमें, क्षारक में। इंट्रोडक्शन अपन यही पढ़ा कि अम्ल H प्लस आयन देते हैं और ये OH माइनस। ठीक है, अर्थात क्षारक की शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, चलो एक बार हम देख लेते हैं सारी चीजें, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक की सारी चीजें क्या होती है, फिर अपन आगे जाए। चलो देखना बेटा एक बार। प्रबल अम्ल, जिस विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जब किसी विलयन में H प्लस आयन अधिक उत्पन्न करते हो तो उससे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब ज्यादा H प्लस आयन होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। दुर्बल अम्ल, जबकि कम H प्लस आयन उत्पन्न करने पर अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जब H प्लस आयन अधिक उत्पन्न होंगे तो प्रबल अम्ल, H प्लस आयन जब कम उत्पन्न होंगे तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जिस विलयन में OH माइनस, उल्टा सेम वो याद रखो, OH माइनस अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारक। और जब OH माइनस कम होते हैं तो दुर्बल क्षारक कहलाता है। ठीक है, याद रखना। H प्लस आयन जब क्या कह रहा है कि H प्लस आयन ज्यादा है तो प्रबल, कम है तो दुर्बल। ये किसमें होता है, प्रबल अम्ल में। OH माइनस जब ज्यादा है तो प्रबल और कम है तो क्या हो जाएगा, दुर्बल। ठीक है, याद रखना। ठीक है, परिभाषा पूछ सकते हैं आगे। हमारे रक्त का पीएच क्या होता है, तो 7.35 से 7.45 तक क्या होता है, हमारे रक्त का पीएच होता है। परास मतलब उनके बीच का रेंज है ना, यहां से यहां के बीच का कार्य करता है हमारा ब्लड। औसतन पीएच होता है हमारा क्या होता है, 7.4। इसका जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, एवरेज औसत 7.4। रेंज मुझे परास मुझे क्या हो जाएगा, 7.35 से 7.45। एग्जैक्ट आंसर बोले तो 7.4। किसका, हमारे रक्त का, ब्लड का। यदि रक्त का पीएच मान 7.45 से अधिक हो जाता है तो ऐसी अवस्था का एल्केलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जब हमारा पीएच बढ़ जाए 7.45 से, क्या कहते हैं उस अवस्था को, एल्केलोसिस। क्या कहते हैं, एल्केलोसिस कहते हैं। और जब ये पीएच 7.35 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या कहते हैं, एसिडोसिस। जब बढ़ जाता है तो एल्केलोसिस। क्या कहते हैं, एल्केलोसिस। कम हो जाता है तो एसिडोसिस। ठीक है, चलो ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, पीएच स्केल का याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछते रहते हैं बार बार। चलो अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, एक एक करके आराम से समझेंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। सबसे पहला पढ़ेंगे कि रक्त और हमारा शरीर, उसके अंदर पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, एक मिनट बेटा पानी पी लो। चलो देखना बेटा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। रक्त और हमारा शरीर, हमारा शरीर 7 से 7.8, शरीर क्या होता है, 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास रेंज में ही जीवित रह सकता है। वर्षा के जल के पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता तो क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। क्या कह रहा है, रक्त और हमारा शरीर, देखो कि हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण मतलब कम पीएच परिसर रेंज में ही जीवित रह सकता है।
ठीक है। और एक क्या बताया कि जब वर्षा का जल होता है उसका जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा का नाम क्या है, अम्लीय वर्षा होता है। चलो अब अम्लीय वर्षा की हानियां क्या आ सकता है एक नंबर के अंदर, कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। क्या कह रहा है वो, जब अम्लीय वर्षा नदी में मिल जाती है तो नदी का जो पीएच होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नदी में रहने वाले जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव है वो क्या होता है, उनका जीवन कठिन हो जाता है। ठीक है, चलो ये पढ़ा हमने रक्त और हमारा शरीर। अगला पढ़ेंगे मिट्टी की अम्लीयता, कि कई बार, दूसरा क्या, पीएच के मान का महत्व, कि कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है तो इस भूमि से अच्छी उपज नहीं मिलती है, क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधों को नुकसान पहुंचता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती है। क्या कह रहा है, मिट्टी में अम्लता पीएच, कि जब भी किसी कारण से या अम्लीय वर्षा के कारण से क्या कह रहा है कि पीएच मान जब बढ़ जाता है तो भूमि जो होती है वो उपजाऊ नहीं रहती है। अच्छी उपजाऊ नहीं रहने के कारण क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी के जो अम्लीय गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गुण जो होते हैं खत्म हो जाते हैं और उससे फसल क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, चलो देखना मिट्टी के पीएच परास को ठीक करने से, चलो एक मिनट देखना, एक मिनट देखना। अब मिट्टी के पीएच परास को ठीक करने से उपाय, मिट्टी के अम्लता खास खत्म करने के लिए मिट्टी में चौक पाउडर या चूना मिलाया जाता है। क्या कहते हैं कि मिट्टी की जो अम्लता है उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, या तो उसमें मिट्टी में चौक पाउडर मिलाया जाता है या चूना मिलाया जाता है। तो इस तरीके से मिट्टी क्या हो जाती है, अम्ल से क्षारीय प्रकृति की बन जाती है। कैसे, चौक पाउडर या चूना मिलाने पर। ठीक है, चलो तीसरा हम पढ़ेंगे इसका महत्व, बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलो तीसरा पॉइंट, लेते हैं। चलो देखना, अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। देखना कि पीएच का महत्व हमारे आमाशय से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी है। क्या कह रहा है, हमारे जब आमाशय में आमाशय होता है ना, आमाशय, उसमें जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है उसमें भी पीएच का महत्व होता है। यह भी एक विशिष्ट पीएच पर पेट को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। जब एक विशिष्ट पाचन, जब पाचन अच्छा करना हो तो एक विशिष्ट पीएच होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, बिना पेट को नुकसान पहुंचाए पाचन में सहायता करता है। सामान्यतः हमारा जो उदर होता है, पेट होता है, उसका पीएच परास लगभग 1.5 से 3.5 के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन आ गया कि हमारे उदर या पेट का, शरीर का पीएच कितना होना चाहिए, तो 1.5 से 3.5 तक होना चाहिए। ठीक है, इनमें भी ये दो निम्न स्थितियां है। देखना क्या, कि अल्प अम्लता, देखना कि कुछ व्यक्तियों में HCl का स्राव बहुत कम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो बहुत कम उत्पन्न होता है, जिससे उनके भोजन में पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है, कम होता है। तो ऐसी अवस्था को अल्प अम्लता या अपच कहते हैं। जब किसी व्यक्ति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्नता कम होती है तो उससे क्या होता है, उसका भोजन कम तरीके से पचता है। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, अल्प अम्लता या अपच कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन के साथ अम्लीय पदार्थ जैसे नींबू, सिरका लेना पड़ता है अथवा पाचक रस उत्पन्न करने वाली औषधियां भी लेना पड़ता है। जिस व्यक्ति में क्या होता है, पाचन नहीं होता, उसको क्या करना पड़ता है, नींबू, सिरका, सिट्रिक वाला लेना पड़ता है, जिससे उसका क्या हो, पाचन हो सके, या कुछ औषधियों को भी लेना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम। ये पढ़ा हमने क्या, अल्प अम्लता पढ़ा। ठीक है, आगे देखेंगे, देखना पड़ा इसी के अंदर अति अम्लता। जब अत्यधिक अम्ल उत्पन्न हो तो उसको कहेंगे अति अम्लता कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उदर में दर्द और जलन का अनुभव करता है। क्या कह रहा है, जिस व्यक्ति के ज्यादा अम्ल की उत्पन्नता होती है उसका क्या होता है, दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए
एंटासिड लेना पड़ता है। किसका लेना पड़ता है? जब अति अम्लता होती है क्या करना पड़ता है व्यक्ति को? एंटासिड का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, आराम से देख लेना ना। चलो, प्रति अम्ल औषधि, प्रति अम्ल औषधि क्या है? तो एंटासिड अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए दुर्बल क्षारक होते हैं। क्या होता है? एंटासिड अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या होते हैं? दुर्बल क्षारक होते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक एंटासिड के संगठक में शामिल होते हैं और ये अम्लीय प्रभाव को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। एंटासिड के अम्लीय प्रकृति को क्या करते हैं? दुर्बल क्षारक कम कर देते हैं, उदासीन में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम, और पीएच का महत्व तो समझेंगे अभी। दंत क्षय, दंत का जब नुकसान होता है दांतों का, तो उसमें किस प्रकार से महत्व है उसका देखना। दंत क्षय, सामान्यतः मुंह का पीएच कितना होता है? 5.5। कितना होता है? 5.5। यदि इसका मान 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय, दंत दांतों का क्षय खत्म होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दांतों का इनेमल, दंतवल्क क्या होता है? कैल्शियम सल्फोस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो इनेमल होता है किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये दांतों की बाहर से बचाव करता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो ये धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। तो हमको याद क्या रखना है? सामान्यतः पीएच कितना होता है? 5.5। जब ये कम हो जाएगा 5.5 से तो दांत क्षय होना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, चलो, मुंह का पीएच कम होने के कारण क्या क्या कारण है वो देखेंगे। जब हम भोजन या कोई मीठी चीज खाते हैं, भोजन खाते हैं और मीठी चीज खाते हैं, तो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थ रह जाते हैं। मुंह में क्या होता है? शर्करा, शक्कर वगैरह खाद्य पदार्थ, जिस पर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण करते हैं और उससे अम्ल उत्पन्न करते हैं। वो कहते हैं ना मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, तो क्यों होते हैं वो? क्या आज समझ में आया तुमको क्या? कि जब मीठा हम खाते हैं या भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है? शर्करा और हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं, जिससे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया उपस्थित है वो क्या करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। और यह अम्ल क्या करते हैं? इनेमल को नष्ट करता रहता है और दंत क्षय क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, और ये उसका सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, समझ में आए? अम्ल क्या करते हैं? इनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे दांत धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया कारण। इसका बचाव का उपयोग क्या है देखना, कि भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्या करते हैं? क्षार की दंत मंचन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। चलो, क्या कह रहा है कि भोजन के तुरंत बाद मुंह को साफ कर लेना चाहिए ताकि उससे हम क्या हो? अम्ल उत्पन्न नहीं हो। और मुंह की सफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्षार की प्रकृति का दंत मंचन लाए। टूथपेस्ट जो लाते हो तुम, वो क्या हो? क्षार की प्रकृति का हो, तो क्या कर सकते हैं हम? अम्ल का जो मात्रा होती है उसको उदासीन के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे क्लोर क्षार बच रहा है एक, और चलो ये देख ही लेते हैं क्लोर क्षार वगैरह ये भी। देखना क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, कुछ चीजें तुम्हारे किताब में नहीं होगी पर नोट्स में लिखवानी होगी, क्योंकि पासबुक में है सारी चीजें ना, एडिशनल चीजें आती है एग्जाम में। जब सोडियम क्लोराइड, जिसका क्या बोलते हैं उसको साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या कह रहा है कि जब किसी सोडियम क्लोराइड के अंदर जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर, अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो यह वियोजित होकर, अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलो उदाहरण से समझे क्या है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कह रहा है सोडियम क्लोराइड और जलीय विलयन में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या निर्माण हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड,
क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, चलो लास्ट अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गए ये सारे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण वगैरह दे रखा दिखे ना। हाँ चलो, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ना, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है ये? सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, अभी जो पढ़ा वही है ना, कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके एनोड से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन, और कैथोड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। दो होते कौन से? एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड में तो क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है। कैथोड के पास किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किससे? सोडियम क्लोराइड और जलीय विलयन में। ठीक है, चलो उत्पाद किस किस तीन चीजों का निर्माण होगा इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, इन तीन चीजों का निर्माण हुआ। ठीक है, चलो अगला देखेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या क्या है। देखना, इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए भी किया जाता है। धातु से जब ग्रीस हटाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में भी क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। कागज बनाने में, दूसरा क्या कह रहा है? साबुन और अपमार्जक बनाने में, और धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl2 प्लस जल था तो H2O क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस Cl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, चलो चौथा उसका उपयोग क्या बताया? कृत्रिम फाइबर बनाने में भी क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलो ये हमने किसके पढ़े? सोडियम, तीन उत्पाद आए थे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा पढ़ेंगे हम क्या? क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन गैस का उपयोग क्या क्या है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है, जल की स्वच्छता के लिए। और स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। पीवीसी, सीएफसी और कीटनाशक बनाने में भी क्या किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। इसका उपयोग रोगाणुनाशक बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, वापस रिवाइज करो क्या? पहला, क्लोरीन गैस का उपयोग स्वच्छता के लिए किया जाता है। स्विमिंग पूल में, पीवीसी, सीएफसी, कीटनाशक में भी क्या किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग। और रोगाणुनाशक बनाने में भी क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। इसी के अंदर एक उत्पाद और क्या था? हाइड्रोजन गैस, उसका भी पढ़ लेते हैं इसमें। हाइड्रोजन गैस का उपयोग, इसका उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है। किसके लिए? ईंधन के लिए। और इसका उपयोग मार्गरीन बनाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग खाद के लिए, अमोनिया बनाने के लिए भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि खाद बनाने के लिए अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया बनाने के लिए जिस गैस का काम आता है उस गैस का नाम क्या है? तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो और इसमें अपना तो विरंजक चूर्ण आ गया ना। चलो ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में बच गए। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सारी चीजें है ना, अब देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, जब क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पादन है जिनका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी किया जाता है। क्या कह रहा है कि जब क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है उसका उत्पादन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl। तो देखना, यह एक तरीके का मुख्य उपयोग है इसके। देखना, उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है? HCl का, दवाई के निर्माण में भी HCl का प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में, अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस्पात के सफाई के लिए भी क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। याद रखना है, दवाई, सौंदर्य प्रसाधन, अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में, इस्पात के सफाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो चलो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। अब पढ़ेंगे हम विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण पढ़ेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, पढ़ा हमने क्या? पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, आगे देखना दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विरंजक चूर्ण। क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सूखे बुझे हुए चूने की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या कह रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और बुझे हुए चूने से अभिक्रिया होने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, देखना रासायनिक समीकरण समझेंगे। देखो क्या कह रहा है वो, क्लोर क्षार
अभिक्रिया CaOH स्क्वायर बुझा हुआ चूना और Cl2 गैस मिलके क्या बना रहे हैं, CaOCl2 प्लस H2O। ये क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। CaOH स्क्वायर प्लस Cl2 क्या बनाएंगे, CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन प्लस जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है तो वो देखना कि वस्त्र उद्योग में जब सूती और लिनेन के वस्त्र होते हैं तो उनके विरंजन के कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए क्या कह रहा है, वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लकड़ी के मज्जा वगैरह, ठीक है, सीधा लिख सकते हो कि वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन का जब कपड़ा होता है उसके अंदर क्या होता है, लकड़ी के मज्जे को और उसको साफ करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में कार्य करता है। रासायनिक उद्योगों में क्या करता है, उपचायक के रूप में कार्य करता है विरंजक चूर्ण। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए क्या किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। तीनों याद रखने हैं, सूती और लिनेन वस्त्र उद्योग में सफाई के काम आता है, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में कार्य करता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अगला पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा देखना, बेकिंग सोडा इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला है, तो NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। क्या कह रहा है कि कच्चे पदार्थ में जब सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका क्या कहता है, निर्माण होता है। चलो देखना, सोडियम क्लोराइड, जल, CO2 और NH3 ये जब मिलते हैं क्या, कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, हाँ वो तो निर्माण हो रहा है, ठीक है, चलो NaCl, H2O, CO2 और NH3 मिलके क्या बना रहे हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। ये रासायनिक समीकरण याद रखना पड़ेगा, NaCl इसको हटा देता दूंगा, ठीक है साफ, NaCl H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मिलके क्या बनाएंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा NHCO3। ठीक है, याद रखना क्या उत्पाद है, बता दिया उसने, दो ही उत्पाद है, क्या, एक तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और दूसरा बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके उपयोग देखेंगे, देखना, चलो निर्माण वगैरह दे रखा है, पहले उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है, आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट पकोड़े बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कभी कभी इसका उपयोग खाने का शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, जल्दी पकाना हो तो भी क्या होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यह एक दुर्बल क्षारक है, बेकिंग सोडा का एक तरीके का दुर्बल क्षारक है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना, दुर्बल क्षारक का उदाहरण, जिसका उपयोग कई बार अति अम्लता की स्थिति में की जाती है। अति अम्लता में क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। यह एक एंटीसिड का संघटक भी है, याद रखना, एंटीसिड का संघटक क्या है, तो बेकिंग सोडा, इसका नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंटीसिड का संघटक। इसका उपयोग अम्ल, सोडा अम्ल का क्या होता है, अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका अग्निशामक के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 14, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में भी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग है ना, बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो एक बता भी रखा है ना, देखना कि खाना पकाते समय जब इसे गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, कौन सी, देखो, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो क्या होता है, Na2CO3 H2O और CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसा होता है बता रहे हैं ना। चलो पहले समय NaHCO3 का अगर गर्म करे क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। ठीक है,
देखना बेकिंग पाउडर का निर्माण बता रहेगा कि बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल जैसा मंद अम्ल के साथ मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। कौन कौन से? जब बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल दोनों की अभिक्रिया होती है क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है, बेकिंग पाउडर को क्या करते हैं? जल में मिलाकर गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है। अभिक्रिया देखना क्या कह रहा है कि जब NaHCO3 प्लस H प्लस क्या कर रहे हैं? CO2 H2O और अम्ल का सोडियम लवण इस अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो ब्रेड या केक को फुलाने सब्जी में मुलायम बनाता है। चलो वो तो ठीक है, जनरल चीजें याद क्या रखनी है हमको कि जब जल और अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है, कैसे? तो बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर, किसमें? जल में मिलाकर किया जाता है, तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जल और अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है। ठीक है, चलो ठीक है, उदाहरण दे देगा। ठीक है, चलो देखना इसमें और इसमें ये बता रहा है कि बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है कि ब्रेड या केक को फुलाने में, स्पॉन्जी बनाने में, मुलायम बनाने में किसका उपयोग होता है? बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इस तरीके से नोट्स तो होते हैं बिल्कुल समाप्त। एक मिनट में केवल ये देख लेता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, तो वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे, है ना। एक मिनट है ना, देख लेता हूं मैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख तो नहीं रहा जो बताने लायक है, तो साथ में ये बता देता हूं, है ना। एक ही देख लो, पित्तल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पित्तल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। जो पित्तल और तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं, जिससे क्या होता है? वो खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, हानिकारक पदार्थ बनाता है कौन? दही को उसमें रखने से, क्योंकि उसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, इस वजह से उसका क्या करना चाहिए? खट्टे पदार्थ उसके अंदर नहीं रखने चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन था। और ये हमने पढ़ा भी है कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और इसकी जांच कैसे करेंगे? तो अपन क्या करेंगे? जलती हुई मोमबत्ती पास में ले जाएंगे, तो क्या होगा? पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इससे क्या पता चलता है? हाइड्रोजन की जांच होती है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है। चलो, और ये चीजें तुमको याद रखनी है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह अभिक्रिया, सारी चीजें। कुछ जो चीजें रह गई हो ना, वो एक बार देख लेते हैं अपन, ये आया नहीं हो कहीं पर टॉपिक के अंदर। सारी चीजें कवर होनी चाहिए, इसीलिए ये अपन ने देख लिया था, H प्लस आयन और OH माइनस पे निर्भर करता है वगैरह। ये अपन ने पढ़ लिया था, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaCO Cl2। ठीक है, उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या करता है? क्लोरीन से क्रिया करके क्या करता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 क्लोरीन मिला के विरंजक चूर्ण बनाया। ठीक है, हाँ एक ही देख लो, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह बहुत सारी चीजें भी बतानी पड़ेगी, वो रह गई है शायद, है ना। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस आगे, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का अच्छा टॉपिक, ये याद रख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करके समीकरण देखिए क्या कह रहा है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 डॉट 1/2H2O, CaSO4 डॉट 1/2H2O, ये किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? जिप्सम का निर्माण करता है। किसका? जिप्सम का। क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ हाफ है, यहाँ पे क्या हो गया? 2H2O। क्या हो जाएंगे? 2H2O। अभिक्रिया देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल डेड H2 बना, वो इक्वल बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम का निर्माण करता है। ठीक है, अभिक्रिया याद रखना। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये पीएच का ये देख लो, कोई विलयन जब लाल से नीला हो जाता है तो उसका पीएच क्या होगा? संभावित है इसके अंदर देखो, बाकी सब 7 से कम है, और नीला बना रहा मतलब क्षारक है, क्षारक है मतलब इसमें से कौन सा होगा? 10 वाला। ठीक है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो दुधिया करता है, इस विलयन में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, है ना।
और क्या बच रहा है, एंटासिड वगैरह अपन ने पढ़ लिया, और इसमें सारी चीजें कवर कर लेते हैं, कुछ रहा तो नहीं है। बेकिंग सोडा अपन ने पढ़ लिया, विरंजक चूर्ण पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने अभी बता दिया, दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल, ये सब क्वेश्चन तो वैसे वहां करोगे टेक्सचुअल के अंदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बता दिया है ना। धोने के सोडे के उपयोग शायद नहीं बताया ना, धोने के सोडे का देख लो, सोडियम कार्बोनेट, धोने के सोडा देख लो, धोने का सोडा, इसके दो उपयोग देख लो। सोडियम कार्बोनेट, उसको क्या बोलते हैं, धोने का सोडे को सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या किया जाता है, कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में क्या होता है, धोने का सोडे का उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, वो तो पता ही है, धोने का सोडे का नाम ही धोने के लिए। जल की स्थायी की कठोरता को हटाने के लिए क्या, कठोरता को हटाने के लिए क्या होता है, धोने के सोडे का उपयोग होता है। ठीक है, ये अपन ने नहीं पढ़े थे, याद रखना। ठीक है, जो चीजें नहीं बताई है मैं उसमें नोट्स के अंदर मैं सारी इसमें बता रहा हूं, है ना। और क्या बच रहा है, चलो इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 आ गया। चलो ठीक है, लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ली। अम्ल और क्षारक का हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर अम्ल और क्षारक के अलग अलग रासायनिक गुणधर्म पढ़े, लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, विरंजक चूर्ण पढ़ लिया, धोने का सोडा भी मैंने बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दिया, बेकिंग सोडा बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर होता है समाप्त। कुछ चीजें एडिशनल रह भी जाती है तो कुछ नहीं, टेक्सचुअल के अंदर सारी चीजें दे रखी है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो चैप्टर पूरा होता है कवर। अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु। ओके बेटा, थैंक यू।